नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह कम्युनिकेशन का मॉक टेस्ट सीरीज 3 है और यह एनटीए यूजीसी नेट या जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द रिस्पॉन्डिंग स्टेप ऑफ लिसनिंग. Option A is non-verbal, option B depends upon human memory, option C can be verbal or non-verbal and option D is always verbal. तो रिस्पॉन्डिंग स्टेप क्या होता है लिसनिंग का? अगर आप किसी की बात सुनते हो जब, तो आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हो? बोल कर करते हो। इज नॉन वर्बल, तो इसे नॉन वर्बल कहना सही नहीं होगा, है ना। ये वर्बल हो सकता है, होगा कि नहीं होगा। डिपेंड्स अपॉन ह्यूमन मेमोरी, तो इसमें ह्यूमन मेमोरी का जो काम है वो ज्यादा तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तुरंत किसी की बात को सुन रहे हो, तुरंत रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो वहां पे ह्यूमन मेमोरी का उतना यूज नहीं होगा। तो ये तो गलत आंसर है। इसके बाद है कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, तो हाँ, कैन बी वर्बल हो सकता है, क्योंकि बोलकर भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। तो यहाँ ये ऑप्शन इसलिए पहला सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होगा। ठीक है। इसके बाद है ऑप्शन डी इज ऑलवेज वर्बल, तो ये भी कहना सही नहीं होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी, कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल। यह जो वीडियो है ना, इसमें आपको लिसनिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको आप यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे उससे आप उसको समझ सकेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल इज, मतलब इनमें से कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल होता है या है? ऑप्शन ए एक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन बी ऑब्जेक्टिव लिसनिंग, ऑप्शन सी पैसिव लिसनिंग एंड ऑप्शन डी इनएक्टिव लिसनिंग। तो देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि लिसनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल का। तो यहाँ पे जो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए एक्टिव लिसनिंग, जिसे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि एक्टिव लिसनर होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो ना, आप उसकी बातें ध्यान से नहीं सुन रहे हो, तो आपसे बात करने वाला जो इंसान होगा वो बोर हो जाएगा, या तो फिर आपको वो अच्छा नहीं मानेगा। वो सोचेगा अरे देखो, ये मैं इतना अच्छे से बता रहा हूँ और ये तो सुन ही नहीं रही है, तो सुन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो मेन जो होगा क्या होगा, एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन स्किल में। या फिर ऑब्जेक्टिव लिसनिंग इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पैसिव लिसनिंग भी, और इसी तरीके से इनएक्टिव लिसनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक इनएक्टिव लिसनर हैं तो फिर आप तो बिल्कुल भी अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है, फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेकार है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए टेक्निक दैट माइट बी यूज्ड बाय एन एक्टिव लिसनर इज टू, मतलब वह टेक्निक कौन सी होगी जो एक्टिव लिसनर द्वारा यूज की जानी चाहिए या यूज की जाती है? ऑप्शन ए है पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, ऑप्शन बी एक्सप्रेस कंसर्न, ऑप्शन सी एक्सप्लेन द स्पीकर्स मीनिंग एंड ऑप्शन डी ऑफर अ व्यू पॉइंट व्हेन इन कन्वर्सेशन। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर के मतलब को समझना, एक्सप्रेस कॉन्सर्न या अपने कॉन्सर्न को एक्सप्रेस करना, एक्सप्लेन द स्पीकर्स मीनिंग, स्पीकर के मीनिंग को एक्सप्लेन करना, या ऑफर अ व्यू पॉइंट व्हेन इन कन्वर्सेशन, यानी कि जब आप कन्वर्सेशन में हो तो आप अपना जो व्यू पॉइंट जो है ऑफर करें, आप अपना व्यू पॉइंट जो है शेयर करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये देखते हैं, वो होगा पैराफ्रेज द स्पीकर्स मीनिंग, यानी कि स्पीकर के कहने का मतलब समझना। ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा एक्टिव लिसनर होने के लिए। सबसे पहले आपको कोई क्या कह रहा है उसको समझना जरूरी होगा, फिर आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रख सकते हैं उसके सामने। ठीक है, इसलिए यहाँ इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड्स। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि इसमें लिसनिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है लिसनिंग के ऊपर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफेक्टिव जो लिसनिंग होती है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं।
ऑप्शन ए है फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, ऑप्शन बी डिटेल्ड एनालिसिस, ऑप्शन सी कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज एंड ऑप्शन डी अटैचिंग सब्जेक्टिव मीनिंग टू अ मैसेज। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए क्या है, फिल्टरिंग आउट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट, मतलब आप किन चीजों पे एग्री नहीं कर रहे हो उसको फिल्टर आउट करना। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कन्वीनियंट आंसर होगा। इसके बाद उसका डिटेल एनालिसिस करना, तो ये भी बहुत वो नहीं है, मतलब सही ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद है कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, यानी कि मैसेज को समझना कि कोई सामने वाला क्या कर रहा है, उसका क्या मैसेज है उसको समझना। एंड ऑप्शन डी है अटैचिंग सब्जेक्टिव मीनिंग टू अ मैसेज, यानी कि एक जो मैसेज उसमें सब्जेक्टिव मीनिंग को अटैच करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैसेज, यानी कि सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप मैसेज को सही से समझ सके, ये होता है इफेक्टिव लिसनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है ए क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट्स इज कॉल्ड, ऑप्शन ए emblems, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी डिस्प्लेस एंड ऑप्शन डी काइनेसिक्स। तो एम्बलेम्स का मतलब होता है, क्या होता है, सिंबल। एम्बलम का मतलब होता है सिंबल्स, तो यानी कि जो सांकेतिक भाषा जिसे कह सकते हैं आप। इसके बाद नॉन वर्बल है, वो भी कुछ इसी तरीके से नॉन वर्बल है, जहाँ पे बिना आप वर्ड यूज किए जो है अपने बातों को एक्सप्रेस करना है इशारों में या फिर किसी दूसरे तरीके से। इसके बाद आता है डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन करना। इसके बाद आता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का मतलब जैसे आप काइनेटिक समझ सकते हैं, मूवमेंट वगैरह करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। आप एक्सप्लेनेशन से ही समझ गए होंगे काइनेसिक्स का क्या मतलब होता है, मूवमेंट ही होता है। तो इसका मतलब बॉडी मूवमेंट किससे रिलेटेड है, काइनेसिक्स से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है मूवमेंट्स ऑफ द फेस दैट कन्वे इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड, यानी कि जो फेस का मूवमेंट होता है जिससे इमोशनल मीनिंग शो किया जाता है या दिखाया जाता है, वह क्या होता है। ऑप्शन ए डिस्प्लेस, ऑप्शन बी एम्ब्लेम्स, ऑप्शन सी आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो नन ऑफ द एबव तो बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे। इसके बाद आता है एम्ब्लेम्स, आई कॉन्टैक्ट तो इसको नहीं कहते हैं फेस एक्सप्रेशन को, और एम्ब्लेम्स और डिस्प्ले दोनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचिए सोचिए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डिस्प्लेस, यानी कि प्रदर्शन करना। ठीक है, अपने इमोशन को जो है फेस मूवमेंट से दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन। टच किसमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, यानी किसमें जो है टच का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए ऑप्शन है बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो एक बात मैं यहाँ आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि टच जो होता है ना वह कम्युनिकेशन में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता है। आपको ना किसी से कम्युनिकेट करने के लिए टच, उसे छूने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ द एबव होगा। इसमें किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन में टच का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग। तो फिर आ गया आपका लिसनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा जो दिया गया पार्ट है वह एक्टिव लिसनिंग का पार्ट है। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए आई कॉन्टैक्ट, ऑप्शन बी नोडिंग, ऑप्शन सी सीकिंग क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो है सोचिए क्या होगा आंसर। इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, एक्टिव लिसनिंग में क्या करना होता है आपको, सामने वाले से मतलब जिससे आप बातें कर रहे हो या जिसकी बातें सुन रहे हो उससे आई कांटेक्ट में रहना पड़ता है। इसके बाद नोडिंग की, यानी कि आप उसमें हामी भरते जाते हो कि हाँ से या सर हिलाना या हुंकारी मारना, जिसे कहते हैं हूँ हाँ करना
कि हाँ मतलब ये शो होता है कि आप उसकी बातें सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। इसके बाद सीकिंग क्लैरिफिकेशन, अगर आपको कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप उसको पूछ के उसको क्लैरिफाई कर लो या क्लियर कर लो कि हाँ आपने क्या कहा, इसका मतलब मुझे नहीं समझ में आया। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? एक्टिव लिसनिंग के पार्ट होते हैं। और एक्टिव लिसनिंग क्या है? कम्युनिकेशन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इवेल्युएशन लिसनिंग इज सक्सेसफुल व्हेन वी, ऑप्शन ए accurately distinguish stimuli in a message, option B infer the meaning of message, option C critically assess the accuracy of facts stated in the message, option D none of the above। तो ऑप्शन ए का क्या मतलब है कि एक्यूरेटली हम लोग स्टिमुली, जो मैसेज में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, स्टिमुली मतलब होता है प्रेरणादायी, है ना, प्रेरक, या जो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको डिस्टिंग्विश करना है, उसको अलग कर लेता है। इसके बाद ऑप्शन बी है इन्फर द मीनिंग ऑफ ए मैसेज, यानी कि जो मैसेज का जो मतलब उसे समझ लेना, इंटरप्रेट कर लेना, ठीक है। इसके बाद क्रिटिकली एसेस द एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स स्टेटेड इन अ मैसेज, यानी कि जो क्रिटिकल फैक्ट्स हैं, जो एसेसेस हैं, जो आकलन है, उसको जो मतलब उसको अच्छे से डिफाइन करना या स्टेट कर लेना, समझ लेना या फिर अलग कर लेना। ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल से तो एकदम समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका आंसर है नन ऑफ द एबव। यस, इवेल्युएशन लिसनिंग में इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन डज नॉट रिक्वायर। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है को क्या नहीं चाहिए? ऑप्शन ए चेंज इन स्पीच पैटर्न, ऑप्शन बी अप्रोप्रिएट गेस्चर्स, ऑप्शन सी मास्टरी ऑफ कंटेंट, ऑप्शन डी हैंडसम पर्सनालिटी। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो है ना, चेंज इन स्पीच पैटर्न तो जरूरी होता है। अप्रोप्रिएट गेस्चर यानी कि एक अच्छा गेस्चर, एक अच्छे पोज में खड़े होना, अच्छे से अपने हाथ पैरों का मतलब जो कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, वो भी जरूरी होता है। फिर कंटेंट पे मास्टरी होना, यानी कि आप जो जिस चीज पे बातें कर रहे हो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो, तो ये भी तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पे जो हैंडसम पर्सनालिटी है, कि पर्सनालिटी जरूरी होती है, बहुत लोगों ने बताया होगा कि पर्सनालिटी जरूरी होती है, लेकिन हैंडसम पर्सनालिटी ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा हैंडसम पर्सनालिटी जो है, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इफ वन, ऑप्शन ए इज अ humorous speaker, option B has histrionic talents, option C is very clear about what one communicates, and option D communicates in one's mother tongue। तो ह्यूमरस स्पीकर माने कि जो बहुत ही हंसा हंसा के बातें करता हो, ऐसा कम्युनिकेटर, या हैज हिस्ट्रॉनिक टैलेंट्स, के बहुत अच्छा टैलेंट हो, जो बहुत ही एक्टिंग कर करके चीजों को बताता है, ठीक है। इसके बाद सी है इज अ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट, या फिर वह कम्युनिकेटर या फिर वह कम्युनिकेशन जिसमें कोई क्या बात कर रहा है किस टॉपिक पे वो बहुत ही क्लियर हो, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है कि कम्युनिकेट्स जो होता है, यानी जो कम्युनिकेशन हो मदर टंग में हो, यानी कि हमारे जो मदर जो लैंग्वेज होती है, जो हमारा जैसे ये हमारा मदर टंग है हिंदी, तो हिंदी में कोई बात करता है तो हमें ज्यादा समझ में आता है, इसका मतलब ये होता है। तो आइए इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर होता है ऑप्शन सी इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट। ये बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है कि अगर कोई बात कर रहा है, कोई कम्युनिकेट कर रहा है, तो वह क्या कहना चाहता है उसको बहुत क्लियर होना पड़ेगा, तो वह इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। अगर वो इधर उधर की बातें कर रहा है, जिसमें से अगर वो 1 घंटे बात कर रहे हैं और सही बातें जो मेन चीजें हैं वो सिर्फ 10 मिनट का ही है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स, ऑप्शन ए एंजॉय इट, ऑप्शन बी एक्सेप्ट इट, ऑप्शन सी पास इट ऑन द अदर्स, ऑप्शन डी थिंक अबाउट इट। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो रिसीवर्स को या लिसनर्स को
यानी कि जो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव कौन करेंगे? जो सुनेंगे या लिसन कर, तो उन पे क्या इफेक्ट डालता है, क्या बनाता है लिसनर को या रिसीवर को, क्या करने पे मजबूर करता है, उसको एंजॉय करने पे करता है कि उन सारे इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेना एज इट इज, या उसको एज इट इज दूसरों ट्रांसफर कर देना, जैसे हम लोग आजकल करते हैं। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, चलो शेयर करो, सबको करो, मतलब समझ में आया ना आया, ठीक है। तो ऐसा करना है, या थिंक अबाउट इट, तो इसके बारे में सोचना है कि ये मैसेज का क्या मतलब है, क्यों है, कैसे है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह डी होगा, आप समझ गए होंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन विल मेक द रिसीवर्स थिंक अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम्युनिकेशन विल बी इफेक्टिव। ऑप्शन ए, if it is delivered slowly and clearly. Option B, if it is delivered in a calm situation. Option C, if it is reaches the receiver completely. And option D, if it is reaches the receiver as intended by the sender. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ध्यान से देखिए और बताइए। पहला ऑप्शन जो दिया है कि मैसेज को या कम्युनिकेशन को धीरे धीरे या क्लियरली जो है पहुंचाना है रिसीवर तक, या फिर इफ इट इज डिलीवर्ड इन अ काल्म सिचुएशन, या बहुत काल्म सिचुएशन में जो है से पहुंचाया जा रहा है। एंड ऑप्शन सी, इफ इट इज रीचेस द रिसीवर कंप्लीटली, या रिसीवर तक वह पूरी तरीके से पहुंच जा रहा है। एंड ऑप्शन डी, इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, यानी कि अगर उसको मैसेज को जो है रिसीवर तक पहुंचाया जा रहा है जैसा सेंडर चाहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इफ इट रीचेस द रिसीवर एज इंटेंडेड बाय द सेंडर, कि सेंडर जैसा चाहता है एज इट इज वो रिसीवर तक पहुंच जाए, तो उसे उस कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स वुड यू कंसीडर फर्स्ट फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन? Option A, select the channel of communication. Option B, plan the evaluation procedure. Option C, specify the objectives of communication. Option D, identify various media for communication. तो कौन सा स्टेप जो होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे पहले लिया जाएगा? तो पहला ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि चैनल सेलेक्ट करना कम्युनिकेशन के लिए। इसके बाद प्लान द इवेल्युएशन प्रोसीजर, यानी कि इवेल्युएशन प्रोसीजर को एक प्लान करना है। स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो कम्युनिकेशन का क्या मतलब है, क्यों कम्युनिकेशन किया जा रहा है, उसको स्पेसिफाई करना है। आइडेंटिफाई वेरियस मीडिया फॉर कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपको बात क्यों करना है, क्यों कम्युनिकेट करना है, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। तो पहला स्टेप आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन, यानी कि न्यूज़पेपर कम्युनिकेशन में क्या फीडबैक क्या होता है? ठीक है, ऑप्शन ए आर्टिकल, ऑप्शन बी एडिटोरियल्स, ऑप्शन सी लेटर्स टू द एडिटर, ऑप्शन डी न्यूज। तो आर्टिकल तो है उसका पार्ट होता है, एडिटोरियल भी पार्ट होता है, लेटर टू द एडिटर्स, यानी कि जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद एडिटर को, यानी कि लिखने वाले को या न्यूज़पेपर को एडिट करने वाले को लेटर लिखते हैं ना, तो वो जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फीडबैक इन न्यूज़पेपर्स कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, कि इनमें से कौन सा जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं है? ऑप्शन ए, वन हु प्रेजेंट्स मटेरियल इन अ प्रिसाइज एंड क्लियर वे। ऑप्शन बी, वन हु इज एबल टू अडॉप्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द communication or communicate. Option C, one who knows a lot but in somewhat reserves in his or her attitude. Option D, one who sometimes becomes informal before the receiver and develops rapport. तो इसका राइट आंसर होगा C, one who knows a lot but in somewhat reserved in his or her attitude, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो जानता तो बहुत कुछ है लेकिन वह
खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने एटीट्यूड की वजह से, या उसको जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है साइनेस हो उसके अंदर कि उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जानता बहुत कुछ है, तो ये जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। ऑप्शन ए मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, ऑप्शन बी मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल एंड नॉवेल इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, ऑप्शन सी मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कम्युनिकेशन का, जिसे हम लिसनिंग कहते हैं, वह किससे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि आपको मेकिंग द अटेंशन फुली पेड, यानी कि अगर आप कोई आपसे बात कर रहा है तो आप पूरे फुल अटेंशन से उसकी बातों को सुनिए। इसके बाद मेकिंग द कम्युनिकेटेड मटेरियल नॉवेल इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, मतलब कि आप अपने जरूरत के हिसाब से और उसे इंटरेस्टिंग बनाइए, कि कम्युनिकेशन का जो मटेरियल है ना उसे इंटरेस्टिंग बनाइए और अपनी जरूरत के हिसाब से या दूसरों के जरूरत के हिसाब से बनाइए रखिए। इसके बाद मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इम्प्रेसिव, यानी कि अपनी आवाज को इफेक्टिव और इम्प्रेसिव रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज एनहांस्ड थ्रू, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन उसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए belongingness, option B security and freedom to make choices, option C information of meeting and avoidance of pressure, option D all of the above। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो क्या है पहला? बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस का मतलब है कि कहाँ से बिलोंग करता है, किसी चीज पे आप बात कर रहे हो, किसी से आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करो और सब्जेक्ट उससे बिलोंग करता है, तो बहुत इंटरेस्ट से सुनेगा। उसके बाद सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू मेक चॉइस, यानी कि आपके पास सिक्योरिटी और फ्रीडम है आप चॉइसेस को सेलेक्ट करने में। इसके बाद इंफॉर्मेशन ऑफ मीटिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू वे कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव, ऑप्शन ए नेवर ऑलवेज, ऑप्शन सी रेयरली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा कि वन वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? बताइए क्या होगा? तो वन वे कम्युनिकेशन वह होता है जिसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आप नहीं समझ, आप बता नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे आप टीवी देखते हो ना, तो आप सिर्फ देख रहे हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको वहां से मिल रही है, लेकिन आप अपनी चीजों को उनको नहीं बता पा रहे हो ना, बहुत सारे केसेस में नहीं बता पाते हो। जैसे रेडियो सुन रहे हो तो रेडियो से आप समाचार सुन रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो, आप अपना नहीं बता सकते हो कि आप क्या सोच रहे हो। हाँ, कुछ केसेस में बता सकते हो, लेकिन जब आप बताओगे तो वह टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा कि वन वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? तो जाहिर सी बात है टू वे कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव होगा। और यह अब यहाँ पे ऑप्शन है नेवर, तो कभी नहीं इफेक्टिव होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऑलवेज इफेक्टिव होगा, हो सकता है, रेयरली, कभी कभी, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो एकदम गलत है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑलवेज, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन हमेशा इफेक्टिव होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस व्हेन, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? ऑप्शन ए सोर्स इज अट्रैक्टिव एंड अथॉरिटेरियन, ऑप्शन बी मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, C modern communication technologies are used, option D receivers are passive components। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब सोर्स जो है अट्रैक्टिव है और अथॉरिटेरियन है, यानी उसका अथॉरिटी आपके पास है। इसके बाद मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, यानी कि मैसेज जो है इनकॉर्पोरेट ऑडियंस के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि हर तरह के ऑडियंस के लिए उसे डिजाइन किया गया है। इसके बाद जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है यूज की जाए, या रिसीवर्स जो है उसमें पैसिव कंपोनेंट्स हो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैसेज डिजाइन इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस, यानी कि मैसेज जो होगा ना इनकॉर्पोरेट्स ऑडियंस के लिए डिजाइन की जाएंगी, यानी बहुत सारे तरह तरह के ऑडियंस के लिए इसे
डिजाइन किया जाए तो उसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहा जाएगा। आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वह है हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड दैट पीपल नो ईच अदर एंड देमसेल्व्स ओनली थ्रू कम्युनिकेशन। ऑप्शन ए है जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसका आंसर मैंने लास्ट वीडियो में दिया है। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं मॉक टेस्ट के जो कम्युनिकेशन पे मैंने बनाए हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, और साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद नहीं भी आया होगा तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो इसे आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिसको इसकी नीड है। और इससे रिलेटेड मैंने और भी कुछ वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाऊंगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।